क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी जगह पर बिल्कुल गलत आ गए हैं, जहां की हर चीज, हर आवाज, हर खुशबू आपको एक बाहरी होने का एहसास दिलाती हो? हमारी कहानी की शुरुआत एक ऐसी ही जगह से होती है, मुंबई के सबसे शानदार रेस्टोरेंट में, जहां झूमर की रोशनी में क्रिस्टल के गिलास चमक रहे थे। एक औरत सहमी हुई बैठी थी। उसकी सूती साधी और घबराई हुई आंखें उस आलीशान माहौल से मेल नहीं खा रही थीं। उसे यहाँ उसकी बेटी के होने वाले समधियों ने बुलाया था, लेकिन वे कहीं नजर नहीं आ रहे थे, और उसके सामने रखा हजारों का बिल एक मजाक की तरह उसे घूर रहा था। ये एक मुलाकात नहीं, एक जाल था, और इस जाल से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ये कहानी है अपमान, स्वाभिमान और एक ऐसे चमत्कार की जो सिर्फ तब होता है जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है। ये औरत विद्या थी, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनपुर से आई थी। उसकी दुनिया चूल्हे के धुएं, खेतों की मिट्टी और अपनी बेटी प्रिया की हंसी से बनी थी। पति के गुजर जाने के बाद विद्या ने मजदूरी करके अपनी बेटी को पढ़ाया। उसका एक ही सपना था कि प्रिया अपनी जिंदगी जिए, वो जिंदगी जो उसे कभी नसीब नहीं हुई। प्रिया ने अपनी मां के सपनों को पंख दिए। वह मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ने चली गई। वहीं उसकी मुलाकात रोहन खन्ना से हुई। रोहन शहर के सबसे बड़े बिल्डरों में से एक, विक्रम खन्ना का इकलौता बेटा था। उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। रोहन को प्रिया की सादगी और सच्चाई से प्यार था, लेकिन रोहन की मां नीना खन्ना के लिए यह रिश्ता उनके ऊंचे स्टेटस पर एक धब्बा था। एक गांव की लड़की की उनकी बहू बने, यह उन्हें बर्दाश्त नहीं था। बहुत दबाव के बाद उन्होंने इस रिश्ते के लिए एक शर्त रखी कि वे शादी से पहले प्रिया की मां से मिलना चाहेंगी, वो भी अपने तरीके से, अपनी जगह पर। सोनपुर की एक धूल भरी सुबह थी। विद्या गोबर के उपले बना रही थी जब उसका पुराना फोन बजा। स्क्रीन पर प्रिया का नाम चमकते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ मेरी बच्ची, कैसी है तू? उसने प्यार से पूछा। दूसरी तरफ से प्रिया की चहकती हुई आवाज आई। मां, मैं ठीक हूं। एक बहुत अच्छी खबर है, रोहन के माता पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। विद्या का दिल जोर से धड़धका। उसे लगा जैसे उसकी सालों की तपस्या पूरी हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी, बुला ले उन्हें गांव में। मैं बाजरे की रोटी और साग बनाऊंगी। प्रिया की आवाज थोड़ी धीमी हो गई। नहीं मां, उन्होंने तुम्हें मुंबई बुलाया है, शहर के एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में, अगले हफ्ते। विद्या के हाथ जहां थे वहीं रुक गए। मुंबई, रेस्टोरेंट। उसने अपनी खुरदुरी हथेलियों को देखा। ये हाथ खेत में काम करने और रोटी बनाने के लिए बने थे, महंगे रेस्टोरेंट में छुरी कांटे पकड़ दातने के लिए नहीं। उसके अंदर एक अनजाना सा डर बैठ गया। उसे लगा जैसे यह कोई परीक्षा थी और वह इसमें फेल होना नहीं चाहती थी। अगले कुछ दिन विद्या एक अजीब सी बेचैनी में रही। वह मुंबई कैसे जाएगी, क्या पहनेगी, उन बड्ढे लोगों से क्या बात करेगी? उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त मीरा को अपनी चिंता बताई। मीरा ने अपनी शादी का संदूक खोला और उसमें से एक चमकीली सिल्क की साधी निकाली। विद्या, यह पहनकर जाना, देख लेना, तेरी बेटी की सांस देखती रह जाएगी। तू किसी रानी से कम नहीं लगेगी। विद्या ने उस सादी को छुआ। वह बहुत मुलायम और सुंदर थी, लेकिन उसे पहनकर भी वह खुद को उन अमीर लोगों के बराबर महसूस नहीं कर पा रही थी। उसके मन में हजारों सवाल थे। क्या वे लोग उसे पसंद करेंगे? क्या वे उसकी बेटी को अपनाएंगे? उसे प्रिया की बहुत चिंता हो रही थी। वह जानती थी कि यह मुलाकात सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उसकी बेटी की पूरी जिंदगी का फैसला करने वाली थी। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि सब कुछ ठीक हो जाए। वह अपनी बेटी की खुशी के रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनना चाहती थी। प्रिया ने उसे ट्रेन का टिकट भेज दिया था। जब विद्या स्टेशन पहुंची तो उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। लोगों की भीड़, ट्रेनों का शोर, सब कुछ उसके गांव की शांति से बिल्कुल अलग था। ट्रेन में बैठकर भी उसका मन शांत नहीं हुआ। वह खिदकी से बाहर देखते हुए अपने गांव के बारे में सोच रही थी।
वहां सब कुछ कितना सरल था। लोग एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे। पैसों से किसी की इज्जत कम या ज्यादा नहीं होती थी। उसे याद आया कि जब प्रिया छोटी थी तो वह उसे पुराने हिंदी गाने सुनाकर सुलाती थी। विद्या की आवाज में एक अजीब सा जादू था, एक दर्द था जो सुनने वाले के दिल में उतर जाता था। गांव के लोग अक्सर कहते थे, विद्या, तू शहर जाकर गायिका क्यों नहीं बन जाती? लेकिन पति की मौत और बेटी की जिम्मेदारी ने उसके सपनों को हमेशा के लिए दफना दिया था। उसने एक गहरी सांस ली। अब उसके सपने सिर्फ प्रिया से जुड़े थे। मुंबई स्टेशन पर प्रिया उसे लेने आई थी। अपनी बेटी को इतने दिनों बाद देखकर विद्या की सारी चिंताएं कुछ पल के लिए दूर हो गईं। उसने प्रिया को कसकर गले लगा लिया। कितनी दुबली हो गई है मेरी बच्ची? प्रिया हंस पड़ी। अरे नहीं मां, मैं बिल्कुल ठीक हूं। चलो, मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा कमरा लिया है गेस्ट हाउस में। कल शाम को हमें रेस्टोरेंट जाना है। उस रात विद्या को नींद नहीं आई। मुंबई शहर की रोशनी और गाड़ियों का शोर उसे सोने नहीं दे रहा था। वह बिस्तर पर लेटे लेटे उस रेस्टोरेंट के बारे में सोच रही थी। न जाने वो जगह कैसी होगी। उसे डर लग रहा था कि कहीं उससे कोई गलती न हो जाए, कहीं वह अपनी बेटी के लिए शर्मिंदगी की वजह न बन जाए। उसने उठकर आईने में खुद को देखा। एक साधारण सी गांव की औरत, जिसकी आंखों में सपने कम और चिंताएं ज्यादा थीं। उसने खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी बेटी का सिर झुकने नहीं देगी। अगली शाम प्रिया ने उसे तैयार होने में मदद की। मीरा की दी हुई साधी सच में उस पर बहुत अच्छी लग रही थी। प्रिया ने अपनी एक छोटी सी बिंदी उसके माथे पर लगाई और बोली, मां, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। बिल्कुल घबराना मत, बस तुम जैसी हो वैसी ही रहना। प्रिया उसे रेस्टोरेंट के बाहर छोड़ कर चली गई। उसने कहा कि रोहन के माता पिता चाहते हैं कि यह एक निजी मुलाकात हो, सिर्फ समधियों के बीच। विद्या ने एक गहरी सांस ली और रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे पर खड़ा हुए दरबान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी निगाहों में एक सवाल था कि ये औरत यहां क्या कर रही है। विद्या ने कांपते हुए रोहन की मां का नाम बताया। नीना खन्ना जी ने बुलाया है। दरबान ने सिर हिलाया और उसे अंदर जाने का रास्ता दिखाया। अंदर का नजारा देखकर विद्या की आंखें चौंधिया गईं। हर तरफ रोशनी, शीशे और अमीर लोग थे। उसे लगा जैसे वह किसी महल में आ गई है। एक वेटर उसे एक बढ़ी सी टेबल की तरफ ले गया। विद्या ने देखा कि टेबल पहले से ही सजी हुई थी। उस पर तरह तरह के विदेशी व्यंजन रखे थे, जिनके नाम भी वह नहीं जानती थी। लेकिन टेबल पर नीना खन्ना या उनके पति नहीं थे। वहां कुछ और अमीर लोग बैठे थे, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। विद्या को कुछ समझ नहीं आया। उसने वेटर से पूछा, खन्ना साहब और उनकी पत्नी कहाँ है? वेटर ने जवाब दिया, मैडम, ये टेबल उन्होंने ही बुक करवाई है और ये सारे मेहमान भी उन्होंने ही बुलाए हैं। उन्होंने कहा है कि आप बिल चुका देंगी। ये सुनकर विद्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। बिल? वह बिल कैसे चुकाएगी? उसकी जेब में तो गांव वापस जाने के किराए के पैसे भी मुश्किल से थे। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह एक सोची समझी साजिश थी। उसे सबके सामने अपमानित करने का एक घिनौना तरीका। उसकी आंखों में आंसू आ गए। टेबल पर बैठे मेहमान, जो नीना खन्ना के दोस्त थे, उसे देखकर कानाफूसी कर रहे थे। एक औरत ने ताना मारते हुए कहा, अरे वाह, नीना भी कमाल करती है। आजकल ऐसी पार्टियों का रिवाज चल गया है क्या? दूसरा आदमी हंसा। लगता है बेटे की शादी में ज्यादा खर्च नहीं करना चाहती। उनकी बातें विद्या के दिल में तीरों की तरह चुभ रही थीं। उसका सिर शर्म से झुक गया। वह वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वह क्या करती, कहां जाती? उसने अपनी बेटी प्रिया के बारे में सोचा। अगर प्रिया को यह पता चलेगा तो उसका दिल टूट जाएगा। वह अपनी मां का ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। विद्या ने अपने आंसू पोंछे और कुर्सी पर बैठ गई। उसने फैसला किया कि वह इस अपमान का सामना करेगी।
वह इन लोगों को यह नहीं दिखाएगी कि वह कमजोर है। तभी रेस्टोरेंट के मैनेजर ने आकर उसके हाथ में बिल थमा दिया। बिल की रकम देखकर विद्या की सांसें अटक गईं। उतने पैसों में तो उसके गांव में 2 घर बन जाते। मैनेजर ने सख्त आवाज में कहा, मैडम, आपको यह बिल अभी चुकाना होगा। विद्या ने कांपती हुई आवाज में कहा, मेरे पास मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैनेजर की आंखों में गुस्सा भर गया। पैसे नहीं थे तो इतने बड़े रेस्टोरेंट में पार्टी क्यों रखी? देखिए, अगर आपने बिल नहीं चुकाया तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस का नाम सुनकर विद्या बुरी तरह डर गई। अब क्या होगा? उसकी इज्जत, उसकी बेटी की शादी, सब कुछ दांव पर लगा था। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया खत्म हो रही है। वह पूरी तरह से बेबस और अकेली महसूस कर रही थी। उसे भगवान पर से भी भरोसा उठता हुआ महसूस हुआ। आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा था? उसी समय स्टेज पर एक गायिका गज़ल गाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज इतनी बेसुरी थी कि लोग परेशान हो रहे थे। कुछ लोग तो चिल्लाने भी लगे, इसे बंद करो, हमारे कान से खून निकल रहा है। मैनेजर ने उस गायिका को स्टेज से उतार दिया। रेस्टोरेंट में एक अजीब सी खामोशी छा गई। विद्या के दिल में एक तूफान उठा हुआ था। अपमान, गुस्सा और बेबसी। उसे अचानक अपने पुराने दिन याद आ गए, जब वह अपने आंगन में बैठकर गाती थी और पूरा गांव उसे सुनने के लिए इकट्ठा हो जाता था। उसे याद आया कि कैसे लोग उसकी आवाज की तारीफ करते थे। उसे लगा जैसे उसके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। एक अजीब सी हिम्मत ने उसके अंदर जन्म लिया। वह अपनी सीट से उठी और सीधे स्टेज की तरफ चल पड़ी। सब लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। विद्या ने स्टेज पर पहुंचकर माइक्रोफोन अपने हाथ में लिया। उसकी आंखें बंद थीं और दिल में अपनी बेटी का चेहरा था। उसने गाना शुरू किया। वह कोई फिल्मी गाना नहीं था। वह एक पुरानी, दर्द भरी लोकधुन थी, जिसे वह अक्सर अकेले में गुनगुनाती थी। उसकी आवाज में इतना दर्द, इतनी सच्चाई थी कि पूरे रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा गया। जो लोग अभी शोर मचा रहे थे, वे सब खामोश हो गए। वेटर जहां थे, वहीं रुक गए। लोगों ने अपने कांटे चम्मच नीचे रख दिए। हर कोई बस उस आवाज को सुन रहा था, जो सीधे दिल में उतर रही थी। उस आवाज में एक मां का दर्द था, एक औरत का संघर्ष था और एक इंसान का स्वाभिमान था। वह आवाज किसी जादू की तरह पूरे माहौल पर छा गई थी। रेस्टोरेंट का मालिक विजय अपने केबिन में बैठा हिसाब देख रहा था। जब उसने विद्या की आवाज सुनी तो उसके हाथ से पेन छूट गया। ये आवाज ये आवाज तो उसे जानी पहचानी लगी। वह तेजी से अपने केबिन से बाहर आया और स्टेज की तरफ देखने लगा। स्टेज पर गा रही औरत को देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। विद्या? उसके मुंह से बस इतना ही निकला। ये वही विद्या थी जिसे वह 20 साल पहले अपने गांव में छोड़ देकर आया था। ये वही विद्या थी जिससे वह बेइंतहा मोहब्बत करता था। समय ने उसके चेहरे पर लकीरें खींच दी थीं, लेकिन उसकी आवाज आज भी वैसी ही थी, जिसने विजय का दिल पहली बार में ही चुरा लिया था। विजय को लगा जैसे समय रुक गया हो। वह बस उसे देखता और सुनता रहा। जैसे ही विद्या का गाना खत्म हुआ, पूरा रेस्टोरेंट तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोग अपनी सीटों से खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। उनकी आंखों में हैरानी और सम्मान था। जिन लोगों ने कुछ देर पहले विद्या का मजाक उड़ाया था, वे भी अब शर्मिंदा होकर तालियां बजा रहे थे। विद्या ने अपनी आंखें खोली। उसे यकीन नहीं हो रहा था। यह सब उसके लिए था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार यह अपमान के नहीं, बल्कि स्वाभिमान के आंसू थे। उसने आज सिर्फ एक गाना नहीं गाया था, बल्कि अपने आत्मसम्मान को वापस जीता था। उसने उन सब लोगों को जवाब दे दिया था जो उसे एक कमजोर, गमवार औरत समझ रहे थे। उसे लगा जैसे आज उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है। विजय तेजी से स्टेज की तरफ बढ़ा। उसने अपने मैनेजर को बुलाया और गुस्से में कहा, इस टेबल का बिल कौन चुका रहा है? मैनेजर ने डरते हुए विद्या की तरफ इशारा किया। विजय ने अपनी जेब से क्रेडिट कार्ड निकाला और कहा,
यह बिल मैं चुकाऊंगा और आइंदा अगर इस रेस्टोरेंट में मेरे किसी मेहमान के साथ ऐसा बर्ताव हुआ तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। फिर वह विद्या की तरफ मुद्दा। उसकी आंखों में हजारों सवाल थे। विद्या, तुम यहां इस हाल में? विद्या ने विजय को देखा और उसे पहचानने में एक पल लगा। विजय, तुम? दोनों की आंखें भर आईं। 20 साल का फासला और अनगिनत अनकहे शब्द उन दोनों के बीच खड़ीदी दीधे थे। विजय ने धीरे से कहा, मैं सब जानना चाहता हूं विद्या, लेकिन पहले यहां से चलो। वह उसे अपने साथ अपने ऑफिस में ले गया। विजय के ऑफिस में बैठकर विद्या ने उसे सब कुछ बता दिया। अपनी शादी, पति की मौत, प्रिया का जन्म और आज की अपमानजनक घटना। विजय खामोशी से सब सुनता रहा। उसे नीना खन्ना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने विद्या से कहा, विद्या, तुम्हें अब गांव वापस जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जगह यहां है, इस स्टेज पर। क्या तुम मेरे रेस्टोरेंट में हर रोज गाओगी? विद्या को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं? एक गायिका? नहीं विजय, ये सब मेरे लिए नहीं है। विजय ने उसके हाथ पकड़ DH लिए। क्यों नहीं है विद्या? तुमने आज सुना नहीं, लोगों ने तुम्हारी आवाज को कितना पसंद किया। तुम्हारे अंदर एक हुनर है जिसे दुनिया के सामने आना चाहिए। प्लीज मना मत करना। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये तुम्हारे स्वाभिमान की बात है। विद्या की आंखों में एक नई उम्मीद की चमक दिखाई दी। उसी रात नीना खन्ना अपने घर पर अपनी जीत का जश्न मना रही थी। उसे यकीन था कि आज के अपमान के बाद वह गंवार औरत अपनी बेटी को लेकर वापस गांव भाग जाएगी और रोहन की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। उसने अपने पति विक्रम से कहा, देखा आपने मेरा कमाल, एक ही झटके में सारी गंदगी साफ कर दी। अब हमारा रोहन किसी अच्छी अमीर लड़की से शादी करेगा। विक्रम खन्ना को अपनी पत्नी का यह तरीका पसंद नहीं आया, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। वे जानते थे कि नीना के सामने बोलना बेकार है। तभी रोहन घर आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। मां, ये आपने क्या किया? नीना ने अनजान बनने का नाटक किया। क्या किया मैंने? रोहन चिल्लाया। आप रेस्टोरेंट क्यों नहीं गई? आपने विद्या आंटी को वहां अकेले क्यों छोड़ डाच दिया? प्रिया मुझे सब बता चुकी है। नीना खन्ना ने अकद्दाकर कहा, हां, मैंने किया यह सब, और बिल्कुल ठीक किया। उस औरत की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आने की? मैंने उसे उसकी सही जगह दिखा दी। रोहन का दिल अपनी मां की बातों से टूट गया। आपको शर्म आनी चाहिए मां। आपने एक इज्जतदार औरत का अपमान किया है। मैं प्रिया से प्यार करता हूं और उसी से शादी करूंगा, चाहे आप हां कहें या ना। और अगर आपने उन्हें रोकने की कोशिश की तो मैं यह घर हमेशा के लिए छोड़ कर चला जाऊंगा। ये कहकर रोहन तूफान की तरह अपने कमरे में चला गया। नीना खन्ना देखती रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा उसके खिलाफ जाएगा। उसे पहली बार लगा कि शायद उसका दाम उल्टा पट्टी DDH गया है, लेकिन उसका घमंड अभी भी उसे अपनी गलती मानने नहीं दे रहा था। अगले कुछ हफ्तों में विद्या की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह अब गांव की एक साधारण मजदूर नहीं, बल्कि मुंबई के एक मशहूर रेस्टोरेंट की मुख्य गायिका थी। विजय ने उसके रहने के लिए एक अच्छा सा अपार्टमेंट दिलवा दिया था। हर शाम जब विद्या गाती तो रेस्टोरेंट ग्राहकों से भर जाता। लोग दूर दूर से सिर्फ उसकी आवाज सुनने आते थे। अखबारों और मैगजीन में उसके बारे में लिखा जाने लगा। गांव की मिट्टी से निकली सुरीली आवाज, हर जगह उसी की चर्चा थी। प्रिया अपनी मां की इस सफलता से बहुत खुश थी। उसे अपनी मां पर गर्व था। विद्या ने अपनी कमाई से सबसे पहले मीरा को उसकी साधी के पैसे लौटाए और उसके लिए एक नई साधी भी खरीदी। उसने साबित कर दिया था कि हुनर किसी अमीरी गरीबी का मोहताज नहीं होता। विजय और विद्या अब ज्यादातर समय साथ बिताते थे। पुरानी यादें, पुराने एहसास फिर से जागने लगे थे। एक शाम जब रेस्टोरेंट बंद हो गया, विजय ने विद्या से पूछा, विद्या, उस दिन जब मैं गांव छोड़ कर गया था, तुम मुझसे नाराज थी? विद्या ने अपनी नजरें झुका ली। मैं नाराज नहीं थी विजय, मैं टूटी हुई थी।
तुमने वादा किया था कि तुम वापस आओगे, लेकिन तुम नहीं आए। विजय ने एक गहरी सांस ली। मेरे पिता ने मुझे तुम्हारी कसम दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर मैंने तुमसे शादी की तो वो अपनी जान दे देंगे। मैं मजबूर था। विद्या, मैं तुमसे आज भी उतनी ही मोहब्बत करता हूं। यह सुनकर विद्या की आंखों से आंसू बहने लगे। 20 साल से जो दर्द उसने अपने दिल में छुपा रखा था, वह आज बाहर आ गया। उसने रोते हुए कहा, बहुत देर हो गई विजय, बहुत देर हो गई। विजय ने हिम्मत करके पूछा, प्रिया, क्या वह? विद्या कुछ कह पाती, उससे पहले ही उसकी आंखों ने सारी कहानी कह दी। विजय समझ गया, प्रिया उसी की बेटी थी। यह जानकर उसे खुशी और दुख दोनों एक साथ हुए। खुशी इस बात की कि उसकी एक बेटी है, और दुख इस बात का कि वह अपनी बेटी के बचपन का एक भी पल नहीं देख पाया। वह उसके पहले कूदम, उसकी पहली तोतली बातें, उसका पहला दिन स्कूल, कुछ भी नहीं देख पाया। उसे खुद पर गुस्सा आया। काश उस दिन उसने अपने पिता के आगे हार न मानी होती। काश उसने विद्या का साथ न छोड़ा होता। उसने विद्या से कहा, मैं अपनी बेटी को उसका हक दिलाना चाहता हूं। विद्या, मैं उसे बताना चाहता हूं कि मैं उसका पिता हूं। इस बीच विजय की पत्नी सुनीता, जो सालों से उससे अलग रह रही थी, उसे विद्या की सफलता से जलन होने लगी। सुनीता एक अमीर घर की बिगड़ी हुई औरत थी, जिसे अपनी पार्टियों और शराब के अलावा किसी चीज से मतलब नहीं था। जब उसे पता चला कि विजय अपना सारा समय एक गंवार गायिका के साथ बिताता है, तो वह आग बबूला हो गई। उसने रेस्टोरेंट में आकर हंगामा करने का फैसला किया। एक शाम जब विद्या गा रही थी, सुनीता शराब के नशे में धुत वहां पहुंची। वह सीधे स्टेज पर चारा एज गई और विद्या का हाथ पकड़ डांट कर चिल्लाने लगी, तो ये है वो औरत जिसने मेरे पति को मुझसे छीन लिया। एक गांव की गंवार जिसकी हिम्मत देखो, मेरे पति पर डोरे डाल रही है। पूरा रेस्टोरेंट इस तमाशे को देख रहा था। विद्या ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन सुनीता उसे अपमानित करती रही। तुझे क्या लगा, तू 2-4 गाने गाकर हीरोइन बन जाएगी? तेरी औकात मेरे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। निकल जा यहां से, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू याद रखेगी। तभी विजय वहां पहुंच गया। उसने सुनीता को हाथ से पकड़ दबाकर स्टेज से नीचे उतारा। उसने सबसे सामने ऊंची आवाज में कहा, बस, बहुत हो गया। यह औरत विद्या कोई चोर नहीं है। यह इस रेस्टोरेंट की इज्जत है और मेरी होने वाली पत्नी है। मैं तुमसे कल ही तलाक ले रहा हूं सुनीता। अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा। सुनीता ये सुनकर सन्न रह गई। विजय ने विद्या का हाथ थामा और उसे वहां से ले गया। उस दिन विजय ने विद्या को सिर्फ अपमान से नहीं बचाया, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में वापस लाने का फैसला भी कर लिया। नीना खन्ना को जब पता चला कि प्रिया की मां अब एक मशहूर गायिका बन गई है और शहर के एक बड़े रेस्टोरेंट के मालिक से शादी करने वाली है, तो उसके होश उड़िएज गए। जिस औरत को उसने गंवार समझकर अपमानित किया था, वह अब उससे भी ऊंचे दर्जे पर पहुंच गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे डर था कि कहीं यह बात उसके बेटे रोहन की शादी में कोई अड्डे न डाल दे। उसने प्रिया से मिलकर माफी मांगने का फैसला किया। वह प्रिया से मिली और बहुत नरमी से बात करने लगी। बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारी मां की इज्जत नहीं कर पाई। प्रिया खामोश रही। वह अपनी मां का अपमान भूली नहीं थी, लेकिन वह रोहन को खोना भी नहीं चाहती थी। विजय ने प्रिया से अकेले में मिलने का फैसला किया। वह उसे एक शांत कैफे में ले गया। उसने बहुत हिम्मत जुटाकर कहा, प्रिया बेटा, मैं तुम्हारा असली पिता हूं। प्रिया को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। वह शौक में विजय को देखती रही। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके पिता तो सालों पहले गुजर चुके थे, फिर यह आदमी कौन था? विजय ने उसे पूरी कहानी सुनाई। अपनी और विद्या की मोहब्बत, मजबूरी में बिछड़ना और सालों बाद मिलना। प्रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अपनी मां पर बहुत प्यार और तरस आया। उसने कितनी तकलीफें अकेले सही थीं। उसने उठकर
विजय को गले लगा लिया। मुझे खुशी है कि आप मिल गए पापा। विजय को लगा जैसे उसे दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो। जब खन्ना परिवार को यह पता चला कि प्रिया सिर्फ एक गांव की लाडचकी नहीं, बल्कि मशहूर रेस्टोरेंट मालिक विजय की इकलौती वारिस है, तो उनके होश उड़ डाट गए। नीना खन्ना का रवैया तो जैसे रातों रात बदल गया। अब प्रिया उसे दुनिया की सबसे अच्छी लाडचकी लगने लगी थी। वह हर बात में प्रिया की तारीफ करती। मैंने तो पहली नजर में ही पहचान लिया था कि हमारी प्रिया किसी बड़े खानदान की बेटी है। इसके संस्कार ही अलग हैं। रोहन और प्रिया अपनी मां का यह बदला हुआ रूप देखकर मन ही मन हंसते थे। वे जानते थे कि यह सब दौलत का असर है, लेकिन वे खुश थे कि अब उनकी शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी। पैसों ने वह काम कर दिया था जो प्यार नहीं कर पाया था। विद्या और विजय ने भी शादी करने का फैसला कर लिया। प्रिया ने एक आइडिया दिया, क्यों ना हम सब एक ही दिन एक ही मंडप में शादी करें, एक डबल वेडिंग। यह आइडिया सबको बहुत पसंद आया। विद्या पहले तो शर्माई, इस उम्र में शादी, और वो भी बेटी के साथ, लोग क्या कहेंगे। विजय ने उसे समझाते हुए कहा, लोगों का काम है कहना। विद्या, हमने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक दूसरे के बिना गुजारा है, अब और नहीं। मैं दुनिया के सामने तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूं। विद्या मान गई। दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। जो घर कुछ समय पहले नफरत और घमंड से भरा था, आज वह खुशियों और शहनाइयों की आवाज से गूंज रहा था। शादी का दिन आ गया। विद्या और प्रिया दोनों दुल्हन के जोधे में न किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थीं। मां और बेटी एक साथ दुल्हन बनी हुई, यह एक खूबसूरत सपना लग रहा था। जब वे दोनों मंडप की तरफ बढ़ीं, तो सबकी नजरें उन्हीं पर टिक गईं। विद्या अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराई। यकीन नहीं होता प्रिया, कुछ महीने पहले हम कहां थे और आज कहां हैं। प्रिया ने अपनी मां का हाथ थाम लिया। यह सब तुम्हारी हिम्मत की वजह से हुआ है मां। तुमने साबित कर दिया कि एक औरत अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। नीना खन्ना भी आगे बढ़ीं और उन्होंने विद्या के हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दो समधन जी, मैं आपकी कीमत नहीं समझ पाई। विद्या ने मुस्कुराकर उन्हें गले लगा लिया। जो बीत गई सो बात गई। आज हमारे बच्चों की खुशी का दिन है। विजय और रोहन दोनों अपने अपने घोड़े पर बैठकर बारात लेकर आए। वे अपनी दुल्हनों को देखकर अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। जब जयमाला का समय आया, तो विजय ने विद्या को माला पहनाते हुए धीरे से कहा, यह 20 साल पहले हो जाना चाहिए था। विद्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने भी विजय को माला पहनाई। फिर रोहन और प्रिया ने एक दूसरे को माला पहनाई। पूरा माहौल तालियों और हंसी मजाक से गूंज उठा। यह सिर्फ दो शादियां नहीं थीं, यह दो पीढ़ियों के प्यार की जीत थी। यह घमंड पर स्वाभिमान की जीत थी। यह इस बात का सबूत था कि सच्ची मोहब्बत को दुनिया की कोई दीवार, चाहे वह मजहब की हो, समाज की हो या अमीरी गरीबी की, ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। शादी के बाद विद्या ने गाना नहीं छोड़ा। वह अब भी हर शाम रेस्टोरेंट में गाती थी, लेकिन अब वह मजबूरी में नहीं, बल्कि अपनी खुशी के लिए गाती थी। विजय ने रेस्टोरेंट का नाम बदलकर विद्या रख दिया था। प्रिया और रोहन ने अपनी एक नई जिंदगी शुरू की। रोहन ने अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर दिया था, लेकिन वह इस बात का पूरा ध्यान रखता था कि उसके फैसलों में इंसानियत हमेशा सबसे ऊपर रहे। वह अक्सर प्रिया के साथ सोनपुर गांव जाता था और वहां के लोगों की मदद करता था। उसने वहां एक स्कूल भी बनवाया ताकि गांव की कोई और प्रिया सपनों को पूरा करने से पीछे न रह जाए। एक दिन विद्या, विजय, प्रिया और रोहन चारों गांव के उसी पुराने घर के आंगन में बैठे चाय पी रहे थे। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। विद्या ने विजय की तरफ देखकर कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि ये सब एक सपना है। डर लगता है कि आंख खुलेगी और मैं खुद को फिर से उपले बनाते हुए पाऊंगी। विजय ने उसका हाथ थाम लिया। ये सपना नहीं है विद्या, ये हमारी हकीकत है।
और ये इसलिए सच हुआ क्योंकि तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारे उस एक गाने ने हमारी सबकी जिंदगी बदल दी। प्रिया ने अपनी माँ के कंधे पर सिर रखते हुए कहा, नहीं पापा, माँ के गाने ने नहीं, माँ के स्वाभिमान ने हमारी जिंदगी बदली है। चारों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। उनकी खुशहाल जिंदगी इस बात का सबूत थी कि किस्मत भी बहादुरों का ही साथ देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी इंसान को कभी भी उसके कपड़ीडीडीडो या उसकी आर्थिक स्थिति से नहीं आंकना चाहिए। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई हुनर छिपा होता है, बस उसे सही मौके की तलाश होती है। नीना खन्ना ने विद्या को गरीब और गंवार समझकर उसे अपमानित करना चाहा, लेकिन विद्या ने अपने हुनर और स्वाभिमान से न सिर्फ अपना सम्मान वापस पाया, बल्कि उन लोगों को भी अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया। प्यार और इज्जत किसी दौलत से नहीं खरीदे जा सकते, वे कमाए जाते हैं अपने अच्छे कर्मों से और अपनी अच्छी नीयत से। विद्या की कहानी एक मिसाल है जो हमें याद दिलाती है कि अगर इरादे नेक हों और खुद पर भरोसा हो, तो इंसान मुश्किल से मुश्किल हालात को भी अपने हैक्यू में मोड़ दे सकता है और अंत में जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। तो देखा आपने कैसे एक अपमान की रात सम्मान की सुबह में बदल गई। विद्या ने न सिर्फ अपनी बेटी की जिंदगी बचाई, बल्कि अपनी खोई हुई मोहब्बत और एक नई पहचान भी हासिल की। और नीना खन्ना जैसे लोगों को यह सबक मिला कि इंसान की असली दौलत उसके बैंक खाते में नहीं, बल्कि उसके दिल और उसके हुनर में होती है। ये कहानी हमें उम्मीद देती है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। हमें बस उस सुबह का इंतजार करने की और अपने स्वाभिमान को जिंदा रखने की हिम्मत होनी चाहिए। इस कहानी ने आपके दिल को छुआ? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको विद्या के सफर का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा कौन सा लगा। क्या आपके आसपास भी कोई ऐसी विद्या है जिसके हुनर को दुनिया के सामने आना चाहिए? हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे।